रहबरी के सवाल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वह यह है कि अ, उससे ये पहली बार पता चलता है कि भारत यात्रा केंद्र जब चुनाव हारने के बाद एक प्रश्न आप करते हैं कि 14वीं लोकसभा में हारने के बाद वो राज्यसभा में क्यों नहीं गए। तो वे बताते हैं, उसका वो जवाब देते हैं और फिर भारत यात्रा केंद्र का प्रसंग आता है और उसमें यह एक उभर कर आता है कि चंद्रशेखर जी की इच्छा यह थी कि उसके बाद जिस तरह से देश भर में उन्होंने भारत यात्रा की थी, उनकी इच्छा सक्रिय राजनीति में लौटने की नहीं थी। ये चंद्रशेखर जी 80 का चुनाव तो जीते थे, जी जी। हारे हैं 84 का जी, चुनाव। जी, जी, जी। और भारत यात्रा जो है वो शुरू हुई है 80 में। जी जी जी। तो उसका वो यात्रा का विचार चंद्रशेखर जी के मन में संभवतः जब वो जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, जी जी। जनता शासन के दौरान, तभी उनके मन में ये बात आई थी। जिन 5 बातों को लेकर के पूरे देश में वो जाना चाहते थे और वो लोगों को उसके लिए तैयार करना चाहते थे, संयोग ऐसा है कि वो 5 बातें आज भी, यानी 80 में जितना प्रासंगिक थी या 77 में जितना उसका महत्व था, आज भी उतना ही महत्व बना हुआ है। यात्रा के उनके विचार को, जैसा उन्होंने अपनी किताब में भी बताया है, उनके सहयोगियों ने जो पॉलिटिकल लीडर थे, जी जी। उन्होंने तो इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। कोई उन्होंने उनको बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं ये भी नहीं कहा। इसीलिए 80 में उन्होंने विचार विमर्श शुरू किया, लेकिन यात्रा शुरू हो पाई संभवतः ये 83 के किसी समय में। जी जी। 83 के संभवतः जनवरी वगैरह में ये यात्रा शुरू हुई। और 83 का साल ऐसा है जब जनता पार्टी के वे अध्यक्ष हैं रामकृष्ण हेगड़े, उसमें महासचिव हैं। कन्याकुमारी से चंद्रशेखर जी ने यात्रा प्रारंभ की। तो उन दिनों वो कर्नाटक, दिल्ली और शायद कोई एक और राज्य था, या शायद 2 ही राज्य थे क्या, उसकी असेंबली का चुनाव था। जी। और कर्नाटक के चुनाव में रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी के महासचिव थे, जो 7 जंतर मंतर है जहाँ जनता पार्टी का उस समय दफ्तर था, तो वही ज़्यादा बैठते थे। और पत्रकारों में एक मजाक भी उन दिनों चलता था कि रामकृष्ण हेगड़े भी चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं कर्नाटक में। हाँ। तो यहाँ से दिल्ली से दावेदारी रामकृष्ण हेगड़े की थी और कर्नाटक में दावेदारी HD देवगौड़ा की थी। उस विवाद को सुलझाने के लिए चंद्रशेखर जी ने अपनी यात्रा थोड़ी स्थगित करके बेंगलुरु में रुके और फिर रामकृष्ण हेगड़े को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया। देवगौड़ा को बहुत दिनों तक ये मलाल था कि चंद्रशेखर जी ने हमारा जो चांस था वो हेगड़े को दे दिया, नहीं तो विधायकों में बहुमत मेरा था। चंद्रशेखर जी के हस्तक्षेप से देवगौड़ा ने मान लिया, जैसा उन्होंने निर्णय दिया वैसा उन्होंने मान लिया। रामकृष्ण हेगड़े को मुख्यमंत्री भी मान लिया, परंतु देवगौड़ा के मन में ये शिकायत थी। और बाद में फिर देवगौड़ा भी बने, तब बहुत बाद में बने। तो ये भारत यात्रा जो है
1983 में शुरू हुई है और मेरा ख्याल है कि 25 जून 1983 को यहाँ दिल्ली में संपन्न हुई। तो वो खूब मीडिया कवरेज होती थी। मैं किसी यात्रा में किसी जगह गया नहीं, हम रहते थे दिल्ली में ही उस समय, क्योंकि मैं 82 के अक्टूबर में आ गया था यहाँ। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। मीडिया में तो दोनों तरह से यात्रा की कवरेज आ रही थी, यानी समर्थन में भी, कुछ चंद्रशेखर जी की आलोचना में। मीडिया में चंद्रशेखर जी के जितने चाहने वाले लोग थे उससे ज़्यादा उनके विरोधी थे। तो विरोधी बहुत सक्रिय था और चाहने वालों में की संख्या कम थी, लेकिन वो भी उनकी यात्रा में गए थे। एमजे अकबर, एसपी सिंह, उदयन शर्मा, इन लोगों ने उसमें रविवार और संडे दोनों में कवरेज हुई और जगह भी हुई। जनार्दन ठाकुर की जो मैगजीन थी, संभवतः आनलोकर थी, रजत शर्मा उसमें थे, तो आनलोकर विरोध में था, जो हमको याद है। उस विरोध और समर्थन से बेपरवाह, उसकी परवाह न करके चंद्रशेखर जी अपनी यात्रा उन्होंने चलाई और उस यात्रा के प्रबंधन के लिए आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यात्रा करे, या आडवाणी जी ने बाद में कुछ रथ यात्राएं वगैरह की, तो जितना विशाल संगठन बीजेपी और आरएसएस का है, उसके कारण से आडवाणी जी की यात्रा, पहली उनकी यात्रा थी ये राम रथ यात्रा, सोमनाथ से अयोध्या तक 89 में थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी की यात्रा की विशेषता ये थी कि उनके पास कोई संगठन नहीं था, लेकिन चंद्रशेखर जी को जगह जगह मदद करने वाले लोग थे और वो स्वतः स्फूर्त यात्रा थी। लोग उसमें जुड़ते गए, इस तरह से होता गया और एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा का कोई मुकम्मल प्रबंध भी नहीं था। चंद्रशेखर जी ने उसमें बहुत विस्तार से बताया है कि ये कभी कभी तो ऐसा संकट आ जाता था कि जो मिनिमम ज़रूरतें हैं उसका संकट पैदा हो गया था। तो चंद्रशेखर जी ने कहना शुरू किया कि वो हनुमान जी की कृपा से हो जाएगा प्रबंध। तो उनके साथ ही मजाक करने लगे थे कि अच्छा अब देखते हैं इस बार हनुमान जी कहाँ से मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने किया। वो चाहे तंबू की हो, कनात की हो, ठंड में रजाई या कंबल की व्यवस्था हो या किसी भी तरह की व्यवस्था हो, पैसे से का भी, तो वो चंद्रशेखर जी को, अगर वो, मेरा ये कहना है कि चंद्रशेखर जी के पास संगठन होता या जो उस समय जनता पार्टी थी, जनता पार्टी पूरी ताकत से उस प्रोग्राम को अपना लेती, तो उस यात्रा का जो समाज पर असर होता उसका माने उसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं, बहुत व्यापक असर होता। परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक वो इवेंट जगह जगह इवेंट हो करके रह गया, परिघटना नहीं बनी। और उसी में जो मेरा अपना अनुभव है, जब 25 जून को आ रहे थे चंद्रशेखर जी दिल्ली, तो हमने
सीमा पर। फिर उसके बाद जब वो आ गए 24 को ही आ गए, तो जो हुमायूं का मकबरा है वो हुमायूं के मकबरे के साथ साथ वो एक कोई क्लब है, मैं अभी बताता हूँ, एक भारत सरकार के, हाँ, स्काउट एंड गाइड, तो उनके वो, हाँ, उनका वो कैंप का स्थान है स्काउट एंड गाइड वालों का। वो चंद्रशेखर जी को मिला। हुमायूं मकबरे पर सैकड़ों लोग उनके साथ वहाँ ठहरे और अगले दिन यानी 25 की सुबह वहाँ से चल कर के गांधी समाधि आए। गांधी समाधि के बाद फिर सीधे रामलीला मैदान गए। तो हमने तीनों जगह देखा। हुमायूं मकबरे पर एक दिन पहले देखा और दूसरे दिन गांधी समाधि पर देखा। वो तो इसका हुमायूं का मकबरा यानी स्काउट एंड गाइड के उसमें था। और फिर गांधी समाधि से हम रामलीला मैदान जो है वो रामलीला मैदान आ गए और वो देखा। तो इन दोनों जगहों पर काफ़ी भीड़ थी। उनके साथ जो लोग आए थे और वैसे भी उत्सुकता पूर्वक भी लोग वहाँ गए, देखा, काफ़ी भीड़ थी। लेकिन रामलीला मैदान ने निराश किया। यानी उनके साथ जो लोग आए वो तो थे ही, वो संख्या अधिक से अधिक 4000 होगी या 5000 होगी कुल। परंतु 5000 की संख्या के बाद एक भी या मुश्किल से कुछ शायद 100 लोग और जुड़े होंगे, नहीं तो गांधी मैदान खाली था। तो वो ये गांधी मैदान का जो दृश्य देख करके मुझे बहुत धक्का लगा और फिर मैं इसका उत्तर खोजने के लिए सोचने लगा कि किसके पास चलें और बात करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि लंबी यात्रा करके चंद्रशेखर जी आ रहे हैं और गांधी रामलीला मैदान में, तो मेरी अपेक्षा ये थी कि पूरा दिल्ली को उमड़ करके आना चाहिए था और दिल्ली में कोई असर नहीं। तो उसका कारण ये रहा होगा कि किसी ने दिल्ली में मोबिलाइजेशन नहीं किया, तैयारी नहीं की। अच्छा, तो मैं गया धर्मपाल जी के पास उसी दिन, यानी रामलीला मैदान से हम उठ करके और गांधी पीस फाउंडेशन चले गए। धर्मपाल जी मिल गए। तो मैंने उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ रामलीला मैदान से। फिर वो चंद्रशेखर जी की यात्रा वगैरह का मैंने उनको बताया और हमने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि दिल्ली में कोई वैसी भीड़ जो रामलीला मैदान में होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो धर्मपाल जी ने जो जवाब दिया वो उनका अपना चीज़ों को देखने का ढंग था। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पैदल चलना कोई पराक्रम नहीं माना जाता। तो चंद्रशेखर जी तो पदयात्रा करके आए हैं, कोई पराक्रम करके आए नहीं हैं, इसलिए दिल्ली के लोग नहीं गए। संगठन उनके पास है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये कोई पराक्रम का काम करके आए हैं, तो लोग जुटते। ये धर्मपाल जी का कहना था। उस यात्रा के बाद बहुत दिनों तक जगह जगह और आज भी
जो यात्री चंद्रशेखर जी के साथ थे जी। उनके मन में स्पंदन उस यात्रा को लेकर आज भी है और हर साल वो यात्री यहाँ इकट्ठे भी होते हैं। अब उसकी संख्या चंद्रशेखर जी के जाने के बाद वो संख्या रोज हर साल घट रही है, लेकिन आज भी 40-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पिछले साल भी इकट्ठे हुए थे। तमिलनाडु के भी आते हैं, उसमें कर्नाटक वाले भी आते हैं, यहाँ के लोग भी रहते हैं। उस यात्रा के बाद चंद्रशेखर जी को स्वयं चल करके प्रस्ताव करने वाले लोगों की बड़ी संख्या हुई और भोडसी, जहाँ भारत यात्रा केंद्र का एक केंद्र बनाया चंद्रशेखर जी ने, वो तो भोडसी गांव के लोगों ने, गांव पंचायत वालों ने उनको आकर के कहा कि आप इसको हम आपके केंद्र के लिए जगह दे रहे हैं। देश के कई हिस्सों में सर। और हाँ, और इसी तरह से जगह जगह उनको इस तरह से लोगों ने ज़मीन दी यात्रा का केंद्र बनाने के लिए। लेकिन ये चंद्रशेखर जी बाद में जो है वो, जब लोग उनको कहते थे राजनीति से छोड़ करके इन सब कामों में लगने के लिए, जी, जी, जी। तो चंद्रशेखर जी कहते थे कि मैं राजनीति यानी दल की राजनीति नहीं छोड़ सकता। ये बहुत बाद की बात है, ये बहुत पर हम आएंगे बाद में। तो चंद्रशेखर जी अपने इस भारत यात्रा के 5 कार्यक्रमों के लिए जो एक रचनात्मक कार्यकर्ताओं का संगठन खड़ा करना चाहिए था, ये वो नहीं हो पाया। न हो पाने के कारण उन कार्यक्रमों पर चर्चा भी या उस पर कोई प्रयोग जगह जगह जो होना चाहिए था, चाहे वो पानी का हो, शिक्षा का हो, बेसिक शिक्षा का हो, सफाई का हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो अभियान चला रहे हैं तो उसमें सफाई वाला अभियान तो उनके उसमें भी था, वो नहीं हो पाया। और इस तरह से भारत यात्रा केंद्र उतना सजीव इन कार्यक्रमों के कारण सजीव नहीं रहा। चंद्रशेखर जी की उपस्थिति से वह एक ऐसा केंद्र बन गया जिसमें लोग आते थे, बातचीत करते थे और चंद्रशेखर जी भी ज़्यादा समय वहाँ देने लगे। लेकिन ये उनके ही प्रयास से वो बड़ा केंद्र विकसित हुआ। और आपने उसमें पढ़ा भी होगा कि जब ये लोग पहली बार वहाँ गए तो ये उनके एक सहयोगी थे, उन्होंने चंद्रशेखर जी से कहा कि चंद्रशेखर जी आप कैसी जगह आ गए हैं जहाँ झिंगुर भी नहीं बोलता है। तो वीरान था और कोई हरा भरा होगा, रमणीक स्थान बनेगा, इसकी दूर दूर तक कोई कल्पना नहीं कर सकता था। चंद्रशेखर जी ने उसको एक रमणीक केंद्र बना दिया, सजीव केंद्र बना दिया। और ये लोगों के सहयोग से किया, किसी बड़े औद्योगिक घराने की मदद से नहीं किया। एक एक चीज़ जो है वो उन्होंने जुटाई। जब उनके 75वें का विज्ञान भवन में कार्यक्रम था, तो ये कार्यक्रम था 17 अप्रैल को और 2002 में था मेरे समय से। तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये भारत यात्रा के खिलाफ, केंद्र के उस भोंडसी वाले केंद्र के खिलाफ एक रिट पड़ी थी। तो फैसला तो उसी दिन आ गया था, लेकिन जज ने वो फैसला उस दिन सुनाया नहीं, सुनाया एक दिन बाद। तो और फैसला सुनाया कि इस केंद्र को
राज्य सरकार उसका अधिग्रहण कर ले। तो चंद्रशेखर जी को लोगों ने कहा कि जो आपने बनवाया है, जैसे मान लीजिए जहाँ वो रहते थे तो खूब मजबूत जो भी लकड़ी रही होगी उसका एक दरवाज़ा था और वो एंटिक था और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो लोगों ने सलाह दी कि इसको उखाड़ लीजिए और ले चलिए। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि ये जैसे ये है वैसे ही रहेगा, यहाँ से हम कुछ नहीं ले जाएंगे, और नहीं ले गए। तो उन कुछ दिनों बाद, फैसले के कुछ दिनों बाद, 4-5 दिन बाद जो है, मैं वहाँ गया ये देखने के लिए कि चंद्रशेखर जी के मन पर उसका क्या असर पड़ा है और क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हमको ज़्यादा उसके बारे में ये नहीं मालूम था कि कोई उन्होंने पास में ज़मीन एक ले रखी है। तो उनके एक मित्र थे कलाकार, उनकी स्मृति में वो कला केंद्र वहाँ विकसित करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने एक 29 एकड़ का प्लाट ले रखा था। 3-4 दिन बाद जब हम गए तो चंद्रशेखर जी खाई में, खाई थी एक जो पानी बहने के लिए, तो उस खाई में चारपाई डाल करके और बैठे हुए थे और ट्रैक्टर से उस 29 एकड़ के प्लाट को वो अब समतल करवा रहे थे ताकि उस पर एक बिल्डिंग बना करके और रहा जा सके। फिर कोई उन पर, उनके चेहरे पर ये भारत यात्रा केंद्र के जाने का कोई अफसोस नहीं था। गया तो गया, नया केंद्र खड़ा करने के लिए वो तत्पर थे और उसमें लग गए और कुछ ही महीनों बाद, 6 महीने बाद उन्होंने एक नया केंद्र बनवा लिया। गतिविधियां वगैरह और ज़्यादा उसमें नहीं हुई, तो उसकी वजह यह भी कि उनका फिर स्वास्थ्य भी धीरे धीरे जाने लगा, यानी कमज़ोर होने लगा। तो ये अब मान लीजिए राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो चीज़ें चंद्रशेखर जी नहीं कर सके या जिस आधार पर वो वापस लिया गया है, तो वो गतिविधियां वहाँ शुरू होगी। लेकिन वहाँ कुछ शुरू नहीं हुआ और अभी इसी साल ये मालूम पड़ा कि राज्य सरकार यानी मनोहर लाल खट्टर की सरकार उसको, ये हरियाणा का शायद 25 साल हो रहा है, उसके बनने का 25 साल हो रहा है, तो उसकी अपनी 25 साल या 50 साल जो भी है, उस अब जो स्वर्ण जयंती है, स्वर्ण जयंती तो 50 साल होगा मेरा। हाँ, ये रजत जयंती। हाँ हाँ, तो स्वर्ण जयंती है, तो 50 अपनी स्वर्ण जयंती पर उन्होंने इसको एक स्मृति वन ऐसा या ऐसा कुछ उसको फॉरेस्ट एरिया बना करके और एक कोई पार्क वगैरह डेवलप करना चाहते थे। तो उसमें जब ये हम लोगों को मालूम हुआ तो खास करके एच.एन. शर्मा ने इसमें बड़ी मेहनत की। जिस फॉरेस्ट के अफसर को ये काम दिया गया उसको संपर्क किया इन्होंने, उससे बातचीत की, समझा। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो सब वहाँ कर रहा था और फॉरेस्ट का कोई अफसर था। तो फिर वो मेरे पास आए एक दिन और यहीं कला केंद्र में हम बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये हम आपकी खट्टर जी से बात करवाते हैं। तो खट्टर के ऑफिस में कोई उनका सेक्रेटरी है, उससे बात करवाई और
इन्होंने वो कर रखा था कि हम अगर यहाँ से फ़ोन करेंगे तो सीएम लाइन पर आ जाएंगे। तो खट्टर साहब आ गए। तो मैंने फ़ोन पर ही उनको कहा कि देखिए ये स्वर्ण जयंती का समय है, तो मेरा सुझाव ये है और ये इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ेगा, आपका नाम भी होगा, आपके बड़प्पन की चर्चा होगी। पिछली जो हुडा की और कांग्रेस की और चौटाला की सरकारें थी 20-22 साल से, उसने तो इस केंद्र के बारे में ध्यान नहीं दिया। आप इसको कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यह है कि ये भारत यात्रा केंद्र के बारे में उनको हमने बताया और हमने कहा कि आप इसको चंद्रशेखर स्मृति वन करिए। बहुत बढ़िया जी। तो सीएम ने कहा कि आपकी इसका सुझाव मुझे ठीक लग रहा है। और संयोग ये था कि वो कल ही वहाँ प्रोग्राम था, यानी जब आज अभी इसी समय बात हो रही है और वो 9 बजे कल उसका कल ही शायद प्रोग्राम था जिसमें रामविलास शर्मा, सीएम, वहाँ के एमएलए, बड़े पैमाने पर वो कार्यक्रम था। तो चीफ मिनिस्टर ने वहाँ ये अनाउंस कर दिया, चंद्रशेखर स्मृति वन। हाँ, ये भी कहा कि इन्होंने हमको सलाह दी और अब वहाँ एक बोर्ड लग गया है चंद्रशेखर स्मृति वन। तो इस तरह से उसका कहना चाहिए कि चंद्रशेखर जी के साथ, और एक चंद्रशेखर जी के लिए म्यूजियम भी बन रहा है वहाँ। अच्छा। हाँ, एक म्यूजियम भी बन रहा है। हम लोगों ने जा कर के उसको देखा, कुछ सलाह भी उसको दी कि इस तरह से करिए, उस तरह से करिए। तो एक वहाँ म्यूजियम भी है और अब वो ये है कि वो चंद्रशेखर जी की स्मृति वहाँ बनी रहेगी।